Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 13 of class 12th NCERT, and this is the unit 10th ecology. Okay, this is the part 1 video of this chapter. Question number 1. What ecology is the और इकोलॉजी क्या होता है? सबसे पहली बात, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. इकोलॉजी का मतलब होता है इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग कह रहे हैं बायोटिक, प्लस ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरमेंट यानी कि एबायोटिक. एनवायरमेंट में तो एबायोटिक आ जाएंगे, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, सॉइल आ गया, मॉइस्चर आ गया, सब आपका एबायोटिक फैक्टर्स हैं. तो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं इकोलॉजी. ठीक है, यानी कि बेसिकली ऑट मतलब खुद में ही. तो जब हम खुद से उस चीज का रिलेशन देखिए, यानी कि एक इंडिविजुअल का रिलेशन देखिए एनवायरमेंट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑट इकोलॉजी. सो ऑट इकोलॉजी इज द रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरमेंट. यानी कि ये आपका बायोटिक है और ये आपका एबायोटिक है. तो बायोटिक का एबायोटिक से कैसा रिलेशन है, कैसा इंटरेक्शन है, दैट इज ऑट इकोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 2, इकोटोन. मान लीजिए ये दो कम्युनिटी है. दिस इज द कम्युनिटी 1 एंड दिस इज कम्युनिटी 2. तो कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 2 के बीच में ये जो आपको बीच में ये ट्रांजिशन जोन दिख रहा है, इस जोन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन जोन. इसी ट्रांजिशन जोन को हम क्या कहते हैं? इकोटोन. ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी होती है. तो अ जोन, इकोटोन क्या है? इट इज अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज. तो 2 का सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, बायोस्फीयर इज. बायोस्फीयर क्या होता है? देखिए, अगर इस सीरीज को हम समझे तो सबसे पहले हमारा ऑर्गेनिज्म है. ऑर्गेनिज्म क्या है? एक इंडिविजुअल है. तो ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. ऑर्गेनिज्म के बाद आता है आपका पॉपुलेशन, यानी कि अगर मैं सिर्फ अपने आप को देखूं तो ह्यूमन. ठीक है, होमोसेपियन, एक इंडिविजुअल. उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों से मिली, तो दैट इज पॉपुलेशन, यानी एक जैसे लोग, उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन. बहुत सारे, मैनी ह्यूमंस. फिर आ गए कम्युनिटी. कम्युनिटी का मतलब होता है जिसमें मेरे साथ कुछ डॉग्स भी आ गए, कुछ काऊ भी आ गए, कुछ एंट्स भी हैं, उसमें बटरफ्लाईज भी हैं, सब कुछ है. तो यानी कि डिफरेंट स्पीशीज, और उन डिफरेंट स्पीशीज का आपस में प्रेडेशन भी हो सकता है, आपस में पैरासिटिज्म का रिलेशन भी हो सकता है. ओके, आपस में उनका कंपटीशन का भी रिलेशन हो सकता है. सारी चीजें हो सकती हैं. ये सारी चीजें किस में होती हैं? सारी चीजें होती हैं कम्युनिटी में. कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी. इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम जो है वो अब एक लैंडस्केप में होता है, यानी कि मैं अभी एक एरिया की बात कर रही हूँ. अब इस तरीके से आपको बहुत सारे और एरियाज मिल जाएंगे, बड़े बड़े ट्रीज, बड़े बड़े फॉरेस्ट मिल जाएंगे, बड़े बड़े ट्रीज इन बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट में. यानी कि आपका टेम्परेट फॉरेस्ट, आपका डेजर्ट, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा बायोम. ठीक है, और बायोम के बाद जब उस बायोम के साथ उस बड़े फॉरेस्ट ट्रीज के साथ जब आ जाता है एटमॉस्फेयर, जब जुड़ जाता है एटमॉस्फेयर, तो इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर जो है वो सबसे बड़ा होता है. तो इट इज अ कंपोज्ड ऑफ, देखिए इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ गया ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, इसमें जो है कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है. ये सब नॉन लिविंग ही तो है. तो लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरमेंट, जो फिजिकल एनवायरमेंट के साथ कंपोज करें. तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, इकोलॉजिकल निश. देखिए, इकोलॉजिकल निश कभी भी अगर पूछा जाए तो आप हमेशा ऑप्शन में एक वर्ड ढूंढना, दैट इज फंक्शनल रूल. ठीक है, फंक्शनल रूल. देखिए कहीं दिख रहा है आपको फंक्शनल रूल? ये लिखा है. ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है. तो फंक्शनल रूल यानी कि इकोलॉजिकल निश क्या होता है? अगर कोई इंसान एक जगह पे रह रहा है तो वो उसका एड्रेस है, दैट इज वो उसका हैबिटेट है. लेकिन कहाँ से, किस एरिया से उसका फंक्शनल रोल है, किस एरिया से वो रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा है, या किस एरिया में वो रिसोर्स को रख रहा है, कितने कंडीशन ऑफ टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर पा रहा है, दिस इज ऑल निश. यानी कि अगर जैसे एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि क्या दो इंडिविजुअल जो एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, क्या उनका निश सेम होगा? तो नहीं, कभी भी सेम नहीं हो सकता.
ठीक है, अगर सेम हैबिटेट में दो लोग रह रहे हैं तो उनका निश हमेशा डिफरेंट ही होगा। नो टू स्पीशीज इन सेम हैबिटेट शेयर सेम इकोलॉजिकल निश। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इकोलॉजिकल निश पूछा है, क्या है? इट इज अ फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी। तो 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल। अब ये एलेंस रूल क्या होता है? द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव। एलेंस रूल का मतलब होता है मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट हैव स्मॉलर एक्सट्रीमिटीज टू स्लो डाउन हीट लॉस। यानी कि जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके पास हीट लॉस करने की जो क्षमता होती है बहुत धीमे धीमे होती है, यानी कि बहुत उनका बॉडी सिस्टम ही इस तरीके से होता है कि ठंड जो गर्म अंदर जो गर्मी स्टोर हो गई है वो बहुत धीमे धीमे बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि उनमें शॉर्टर ईयर्स और शॉर्टर लिम्स जो है वो होते हैं। कोल्डर रीजन जो बियर होता है, बियर आपको कोल्डर रीजन में भी दिखेंगे और आपको हॉटर रीजन में भी दिखेंगे। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये बियर जो है वो कोल्डर रीजन में रहता होगा या हॉटर रीजन में रहता होगा? जिस बियर के पास छोटे छोटे कान, छोटे छोटे लिम्स होंगे, आप समझ जाओ कि वो बियर ठंडे प्रदेश में रहता होगा। और जिन बियर के पास लंबे कान और लंबे लिम्स होंगे, यानी कि वो हॉटर रीजन में रहेंगे। ठीक है, तो 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। एलेंस रूल ही ये है कि अगर कोई मैमल कोल्डर क्लाइमेट में रह रहा है तो उसका ईयर और उसके लिम्स जो है वो शॉर्टर होंगे। ओके, ऐसे और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो हम लोग और क्वेश्चंस करते रहेंगे तो समझते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्ट कंसंट्रेशन दैट इज सैलिनिटी ऑफ अ सी मेजर्ड इन, किस फॉर्म में मेजर्ड होता है? दैट इज मेजर्ड इन 30 to 35 पीपीटी, दैट इज पार्ट्स पर 1000। तो वाटर जो है वो इतने पीपीटी में उसका सैलिनिटी जो है इतना कंसंट्रेशन होता है उसका सी में। ठीक है, तो 6 का डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही, और भी क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।